हमारे आज के मेहमान पार्लिमानी अमूर के वफाकी वज़ीर डॉक्टर शेर अफगन, आइए उनसे बात करते हैं। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे सदर के इंतखाब के हवाले से। आपकी मेहरबानी। सदर परवेज़ मुशर्रफ ने किस रोज़ चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा छोड़ा? वो 16/11/2002 को 16/11/2002 को उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा छोड़ दिया। प्रेसिडेंट वो ये लिखा हुआ है दस्तूर में कि आर्टिकल 41 में ये दर्ज है और उसकी क्लास 7 का जो पैरा B A है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये छोड़ देंगे व्हेन ही विल एंटर इनटू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ये क्लियर कट है और वो 16/11/2002 को उन्होंने सदर का ओहदा संभाला। तो क्या 20 जून 2001 को उन्होंने सदर का हलफ नहीं उठाया था? 20 जून कैसे? उस वक्त तो हमारा दस्तूर ऑपरेटिव ही नहीं था, मुअत्तल था। अप्रैल में रेफरेंडम हुआ, बजा है, लेकिन अप्रैल में रेफरेंडम किस चीज़ के लिए हुआ? वो सदारत के लिए हुआ, लेकिन सदारत का वो जो दस्तूरी तौर पर जब ये आया तो उसमें यही बात तो लिखी हुई है। किस रोज़ चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा छोड़ा? आपने कहा 16/11/2002। 16/11/2000 से इसलिए तस्वर होगा कि उन्होंने सदर पाकिस्तान तस्वर होगा ये छोड़ा। देखें ये टेक्निकल बातें हैं, नहीं देखिए तस्वर का मतलब कुछ और लिया जाएगा, छोड़े का मतलब और लिया जाएगा। बात ये है कि छोड़ तो दिया, लेकिन वो चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा जो जमाली साहब ने जब उसे वज़ीर आज़म बने लिया तो वो 23 को अब ये कंफ्यूजन में डालेंगे। लेकिन मैं कंफ्यूजन में नहीं डाल रहा, हम जाएंगे वन बाय वन। हाँ सीधे जाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव से 16/11/2002 को उन्होंने ओहदा संभाला। रफीक तारड़ को कब खुदा हाफिज कहा गया? नहीं वो तो बहुत पहले कहा गया, लेकिन उस वक्त वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे और प्रेसिडेंट का इसलिए नहीं हम कह सकते। क्या 20 जून 2001 ऑपरेटिव नहीं था? क्या 20 जून 2001 को मुशर्रफ साहब ने सदर का हलफ लिया या नहीं लिया? सदर का हलफ नहीं बनता, वो क्या था? वो प्रोविजनल था और PCO के तहत जब तक कि दस्तूरी हलफ न लिया जाए और दस्तूर ऑपरेटिव ना हो उस दिन से सदारत शुरू होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा मैं ये सवाल करूंगा कि जो सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट था जी वो कितने अरसे तक का था? वो तो आपको पता है कि 12 अक्टूबर 99 से लेकर करीबन 2002 तक है, 16/11/2002 तक। ठीक, 16/11/2002। मुझे आप बताएंगे कि अप्रैल 2002 में रेफरेंडम क्यों करवाया गया? रेफरेंडम वही पुराना तरीका इख्तियार हुआ जो 1984 में जनरल ज़ियाउल हक ने भी उसका डोल डाला था और ये पॉपुलर डेमोक्रेटिक सपोर्ट इसे कहते हैं या विल ऑफ द पीपल जो है, और दुनिया में तो है ये प्रेसिडेंट। ये जो विल ऑफ द पीपल इस्तेमाल की गई, क्या इस विल ऑफ द पीपल के इस्तेमाल करने में ये तय किया गया कि पाकिस्तान का पूरा मुल्क एक हल्का है? यकीनन। और क्या ये तय किया गया कि कोई शख्स भी कहीं भी वोट डाल सकता है? नहीं, कहीं की बात नहीं है जी। क्या ये तय किया गया कोई शख्स कहीं भी वोट डाल सकता है? नहीं। क्या ये तय किया गया कि बगैर किसी शनाख्त के वोट डाला जा सकता है? नहीं, ये 1984 में तो हुआ, लेकिन इस इलेक्शन में ये बात नहीं हुई। क्या ये हकीकत नहीं कि काउंसलर्स के सर्टिफिकेट की बुनियाद पर कोई शख्स जाके वोट डाल सकता था? ना वो तो आइडेंटिफिकेशन तो किसी हालत आइडेंटिफिकेशन आपने दे दी काउंसलर को? नहीं, काउंसलर हो या ज़कात उशर का मेंबर हो या वहाँ का उस वक्त जो नाज है वो कुछ क्या दुनिया के किसी आइन में ये तहरीर है कि काउंसलर और ज़कात उशर का जो मेंबर है वो आपको सर्टिफाई कर सकता है एज ए वैलिड वोटर? क्यों नहीं कर सकता जी? तो आइंदा इंतखाबात जो 2007 में होने वाले हैं उसमें भी वोटर की शर्त यही होगी कि उसकी सर्टिफिकेशन काउंसलर या मेंबर ज़कात उशर कमेटी करेगा? और भी कर सकते हैं, ये भी करेंगे, ये भी कर सकेंगे। क्यों? शनाख्ती कार्ड की गैर मौजूदगी में आप लोगों को कहेंगे कि जाएं काउंसलर से टेस्टेशन करवा के लाएं कि आप 18 साल के हैं। यकीनन ये कुछ न कुछ तो इसी तरीके से अरेंज कर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसे काम इस मुल्क में इससे पहले क्यों नहीं किए गए? इससे पहले उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी कि ये जो राइट है, राय का हक है जो वोट का, ये हमारे शहरियों का हक है, इसको हम किसी हालत में उससे
छीन नहीं सकते। تو اس کا احساس آپ کو کیوں نہیں ہوا پہلے؟ سپریم کورٹ میں جب یہ پٹیشن گئی کہ 3 کروڑ ووٹروں کا نام ہی فہرست میں نہیں ہے، تو اس کے تو آپ کو پھر احساس کیوں ہوا؟ اس وقت یہ ہوا کہ اس